अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। अगर आपने हमारी वीकेंड्स की वीडियो देखी होगी तो जिसमें हमने आपके साथ बुलिश और बेरिश फैक्टर साथ में कुछ अहम इंपॉर्टेंट खबरें जिनका इंपैक्ट आपको वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में नजर आ सकता है, इन तमाम चीज़ों को जो वो आपके साथ डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा बिहाइंड द सीन S&P 500 इंडेक्स में क्या चल रहा है कि आपको S&P 500 इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्रिप्टो परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही। क्या वाकई में S&P 500 इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है? ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसका इंपैक्ट कितना जो आपको क्रिप्टो मार्केट में नजर आएगा, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रिसेशन जिसके हवाले से इतनी बातें हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है जब रिसेशन अनाउंस होता है उसके अनाउंस होने के बाद जो है वो आपको मार्केट जो रिकवरी दिखाती हुई नजर आती है, क्योंकि रिसेशन जो है वो हमेशा लेट अनाउंस होता है। पिछले क्वार्टर की जो रिपोर्ट थी जुलाई में जहाँ रिसेशन अनाउंस होना था, यूएस गवर्नमेंट ने जो रिसेशन अनाउंस नहीं किया, क्योंकि बाइडन का मिड टर्म इलेक्शन है आगे, जिस वजह से जो बाइडन किसी सूरत भी रिसेशन अगर अनाउंस करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑल दो के रशिया, यूक्रेन, ताइवान, चाइना, कोविड, मंकी पॉक्स और इस किस्म की डिफरेंट खबरें जो है मार्केट में एक फेयर की सिचुएशन रखती हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों से हटकर कुछ डिफरेंट चीज़ों को जो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसका इम्पैक्ट भी जो है वो मार्केट में आपको नज़र आता है या आप अज्यूम कर सकते हैं कि शायद इसका इम्पैक्ट हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माइकल बरी ऑफ द बिग शॉट सोल्ड वर्चुअली ऑफ हिज स्टॉक्स लास्ट क्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल चीज़ें आप देख सकते हैं, जो एक बड़ा नाम है। यहाँ पर अगर आप हेडलाइन भी देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि माइकल बरी सोल्ड ऑल बट वन ऑफ हिज स्टॉक। अब जियो के जो स्टॉक्स हैं वो जो है वो उन्होंने सोल्ड आउट नहीं करे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको शायद नजर आ जाए 3.3 मिलियन स्टेक इन जियो ग्रुप। अब न्यू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो फाइलिंग हुई थी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक है ये ऐसा। ऑल्दो कि आप चाहें तो खुद रिसर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। अब रॉबर्ट क्योसाकी, द रियल क्योसाकी, उनका क्या कहना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग माई क्लोज माइंड, आई डोंट इन्वेस्ट इन द थिंग्स फैड और वॉल स्ट्रीट प्रिंट, मीन्स डैट के इनका यूएस डॉलर की शायद तरफ जो इशारा करें। टाइम्स टू ओपन माई माइंड आफ्टर लिस्टिंग टू हेनरी Dent, I'm buying US Treasury 2-year bond. Also, Jim Rickards is calling for the biggest crash in the history occur September 21st, 2022. Please check both. यानी कि फेड जब अनाउंस करेगा इंटरेस्ट रेट उस दौरान जो है वो आप एक बिगेस्ट क्रैश जो है वो अज्यूम कर रहे हैं। जिम रिकर्ड्स, अब ये जिम रिकर्ड्स कौन है, तो यहाँ पे जेम्स रिकर्ड्स हैं कि यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये इकोनॉमिस्ट हैं, लॉयर हैं और ऑथर हैं, इन्वेस्टर बैंकर हैं। ये इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिम रिकर्ड्स के नाम से, और इनकी एक बुक भी जो रिसेंटली रिलीज आउट हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर जाके जो इनके हवाले से डिटेल रिसर्च कर सकते हैं कि इनका क्या कहना है। अब पीटर स्किप जो है वो वॉलमार्ट की जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, लेकिन उसको भी जो है वो पीटर स्किप जो है वो रिसेशन की जानिब जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और आपने देखा भी, नोटिस भी होगा कि ऑयल की प्राइस जो वर्ल्ड वाइड जो है वो दोबारा से जो है वो नीचे गिर रही हैं। अगर इंपॉर्टेंट खबर देखें क्रिप्टो के हवाले से तो प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान जो है उनकी मुलाकात हुई बाइनेंस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीजी बाइनेंस के साथ। अब कजाकिस्तान में आपको माइनिंग की अच्छी खासी जो है वो वर्थ नज़र आती है। ऑल दो के देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में किस तरीके से आपको कजाकिस्तान की जानिब से नज़र आता है। अगर आप बुरी खबर देखें तो हुबाई ग्लोबल की जानिब से बुरी खबर ये है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है वो न्यूजीलैंड में बंद कर दी गई है। हुबाई ग्लोबल की जानिब से दूसरी अगर आप देखें, इसको लिंक करें तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक खबर चली थी। अगर आप हुबाई ग्लोबल सिर्फ लिखेंगे तो आपको न्यूज़ में जाके जो नज़र आ जाएगी। यहाँ मैं आपके साथ जो उसको भी शेयर करता चलूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुबाई फाउंडर टू सेल हिज स्टेक एट 3 बिलियन, बैंकमैन फायर्ड। और भी जो है वो इस हवाले से खबर नजर आती है। हुबाई चीफ इन टॉक टू सेल 1 बिलियन स्टेक इन क्रिप्टो एक्सचेंज। अब हुबाई ग्लोबल पे ये इस किस्म की और इससे रिलेटेड जो है वो और भी खबरें हैं जापान के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जो हुबाई ग्लोबल को लिंक करती हैं। तो आने वाले टाइम में जो है वो अगर ये खबरें और ज़्यादा आपको नज़र आती हैं तो हुबाई ग्लोबल एक्सचेंज जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपको नज़र आ सकती है क्रिप्टो मार्केट में एक और फर्ड क्रिएट करने के लिए। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहिएगा। अगर आप डिटेल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो ये आर्टिकल भी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा वॉचर गुरु का ये आर्टिकल है, इसको भी जो आप पढ़ सकते हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, लेकिन इस किस्म की और भी खबरें आपको सुनने को मिलती हैं। तो आपको एक फर्ड जो है ज़रूर नज़र आएगा मार्केट में। Crypto.com एक्सचेंज जो है वो रजिस्टर्ड हो गई यूके फाइनेंशियल रेगुलेटरी। ऑल दो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि Crypto.com जो है वो ओरिजिनली यानी कि बुनियादी तौर पे जो है वो सिंगापुर में जो वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिंगापुर बेस्ड फर्म। तो इस हवाले से भी आपकी जो है कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें तो टोर्नेडो कैश के हवाले से आपको जो है मार्केट में फंड नज़र आता है, एक फेयर नज़र आता है। तो ऑल्दो टोर्नेडो कैश जो है वो कोई रिसेंट नहीं है, तकरीबन जो है वो आपको एक हफ्ते पहले से जो है इस हवाले से अपडेट जो है वो हम भी शेयर कर रहे थे। काफ़ी सारे और भी लोग जो है वो टोर्नेडो कैश के हवाले से जो वो अपडेट शेयर कर रहे थे। ऑल्दो क्या हुआ कुछ इस तरीके से कि डिफरेंट हैकर्स वगैरह जो इसको मिसयूज़ कर रहे थे, उन्होंने जो है वो डिफरेंट लोगों के अकाउंट में जो है 0.1 ईथ जो है वो सेंड आउट करना शुरू कर दिए। अब डिसेंट्रलाइज जो डेक्सेस हैं जैसे आवा हो गया या यूनिस्वैप हो गया, वो
टोर्नेडो कैश से लिंक जो अकाउंट है उनको जब सेल आउट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी उनको जब ये ब्लॉक कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन लोगों के भी अकाउंट जो वो ब्लॉक हो रहे हैं जिन्होंने कभी टोर्नेडो कैश जो है वो यूज़ ही नहीं किया। तो ज़ाहिर सी बात है डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में आपका एक वॉलेट जो होता है डिसेंट्रलाइज़ होता है, उसको अगर डिसेंट्रलाइज़्ड डेक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं या ब्लॉक करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस वजह से एक प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में भी, और रूल्स की ज़रूरत है कि आप जो है वो अगर किसी का अकाउंट या किसी का वॉलेट ब्लॉक करते हो, तो उस पे जो है वो प्रॉपर जो है वो रेगुलेशन होनी चाहिए कि उसकी मिस्टेक हो तभी जो है उसके वॉलेट को जो है वो ब्लॉक किया जाए। दूसरी जानिब यूनिस्वैप हो गया या पैनकेक स्वैप हो गया या आवा हो गया, जिस हिसाब से एक्शंस ले रहे हैं लोगों के जो वॉलेट्स हैं उनको ब्लॉक आउट कर रहे हैं, उस हिसाब से इनका जो है वो समझ लीजिए कस्टमर सर्विस जो है वो उस किस्म का कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। ऑल्दो कि अगर ये ब्लॉकिंग सिस्टम लाना चाहते हैं, डिफरेंट वॉलेट्स अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो कस्टमर सर्विस सेंटर को भी जो है वो उनको फिर ओपन कर देना चाहिए कि अगर किसी कस्टमर से गलती हो जाए तो फिर आगे इनकी जानिब से कोई बंदा बैठा हो जो आप उस कस्टमर की जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख लें तो यूएस फेड रिमाइंड्स बैंक टू चेक फॉर लीगल प्रिमिजिबल बिफोर ऑफरिंग क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज। अब यूएसए में भी अगर क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज कोई बैंक ऑफर कर रहा है या उसकी परमिशन दे रहा है, तो उसके हवाले से जो वो बैंक को पहले से जो है वो लीगल जो है वो चीज़ों को जो है वो चेक करना पड़ेगा। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की जो कमिश्नर हैं फॉर्मर पुरानी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को जो डिसाइड करना पड़ेगा क्रिप्टो रेगुलेशन को। अब ये डिसाइड मीन्स डैट क्या, या तो ये कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में जाए या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जाए। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान होगा क्रिप्टो रेगुलेशन के हवाले से, क्योंकि बिटकॉइन को आप जो है वो ले सकते हो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी सारे हैं जिनको आप जो है वो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है वो कमीशन में नहीं ले सकते, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में होंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उन पे जो केसेस भी किए हुए हैं उनकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को पे उनको सिक्योरिटी डिक्लेयर करके। तो इस हवाले से क्रिप्टो रेगुलेशन जब यूएसए में भी हो रही तब भी बहुत ज़्यादा जो आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हुई जो वो नज़र आएंगी, और उसका जो इम्पैक्ट भी जो वो मार्केट में नज़र आएगा। ऑल्सो कि बुल रन में किसी भी बेयर न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट जो वो आपको नज़र नहीं आता। जब बुल रन पूरा हो जाता है उसके बाद ये तमाम न्यूज़ जो है वो दोबारा से सराउंड करना शुरू हो जाती हैं, दोबारा से आपको सुनने को मिलेंगी, फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको एक हैवी क्रैश में नज़र आता है। बाइडेन साइन इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इनटू लॉ। अब इसको जो हमने पहले भी आपके साथ डिटेल डिस्कस किया था, आने वाले वक्त में कोशिश होगी कि इसको डिटेल डिस्कस करें अलग से, ऑल्दो कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 सितंबर 2022 मेन नेट मर्ज इथेरियम को हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा इन शॉर्टर डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। चलो लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस किया, आई कार्ड में वीडियो नजर आ जाएगी, आप चाहें तो वहां जाकर भी जो है वो देख सकते हैं। मर्ज जाने के बाद सिर्फ एक चीज़ होगी कि प्रूफ ऑफ वर्क से इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाएगा। ऑल दो के कोई भी आपको वाज़ेह चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। सिर्फ जो एपीवाई है वो जो है वो राउंड अबाउट आपको 50% के करीब जो है वो जाता हुआ नज़र आएगा। जिन लोगों ने स्टेकिंग किया उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा उसका एपीवाई जो है वो आपको थोड़ा बहुत जो इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा। ऑल्दो कि 50% भी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी जानिब के ट्रांजैक्शन फ़ीस कम हो जाएगी और ट्रांजैक्शन स्पीड तेज़ हो जाएगी, तो ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। सिर्फ प्रूफ ऑफ स्टेक में जाएगा, उसके बाद ग्रेजुअली अपग्रेड्स होती रहेंगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके बाद शंघाई अपग्रेड ने आ रहे हैं, वैलिडेटर्स के जो लॉक इथेरियम में वो पहले अनलॉक होंगे, उसके बाद डिफरेंट अपग्रेड्स आती रहेंगी, और फिर कई सालों के बाद, ये कई अपग्रेड्स के बाद जो है वो इथेरियम उस पोजीशन पे पहुंचेगा कि ट्रांजैक्शन फीस भी कम होगी और ट्रांजैक्शन स्पीड भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इथेरियम मर्ज को जो है वो काफ़ी सारे लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली सिचुएशन जो है वो आपको 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 17 सितंबर तक जो है इथेरियम में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने फाइल कर दी है सूट अगेंस्ट, यानी कि केस फाइल कर दिया है ड्रैगन ऑन चेन के अगेंस्ट ओवर 16 मिलियन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब ड्रैगन ऑन चेन के हवाले से आपको कोई भी चीज़ मिले तो उससे दूर रहिएगा जब तक एक्सआरपी का फैसला नहीं हो जाता, क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं हो जाती। जम क्रिप्टो अनाउंस प्लान टू बिल्ड न्यू वैलिडेटर क्लाइंट फॉर सोलाना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने C++ पे जो वैलिडेशन सिस्टम जो है वो लाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो के सोलाना से हटकर ये तमाम सिस्टम जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे और C++ लैंग्वेज के ऊपर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवर 1.5 बिलियन इन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अल्फाबेट आउटरैंक अदर फर्म्स। अब इसमें जो है वो गूगल के हवाले से भी जो है वो कहा जा रहा है कि गूगल की भी जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको नज़र आती है ब्लॉकचेन फर्म्स के अंदर, और गूगल भी जो ऐसी बात है आने वाले वक्त में आपको ब्लॉकचेन में काफ़ी सारी चीज़ें जो वो नई इंट्रोड्यूस करता हुआ नज़र आएगा। ऑल्दो कि शायद वो एक अपना पर्सनल वॉलेट भी जो है वो इंट्रोड्यूस करे, जैसे ब्रेव ब्राउज़र जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। अब XRP के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं XRP के हवाले से क्या अपडेट है। तो XRP
एक ऑल्ट कॉइन है जो बिलॉन्ग करता है बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, बिटकॉइन की प्राइसिंग के ऊपर। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो आपको एक्सआरपी भी ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, बिटकॉइन नीचे आएगा तो एक्सआरपी भी आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। ऑल्दो कि जब तक एक्सआरपी का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपको एक्सआरपी की खुद की डोमिनेंस जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। ऑल्दो कि कुछ ऐसी डेट्स हैं जिसमें एक्सआरपी जो है वो आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है, या ऊपर या नीचे जाता हुआ। अब नेक्स्ट जो है वो 13 सितंबर को एक्सआरपी के हवाले से जो जजमेंट आनी है, उसके बाद 18 अक्टूबर और 15 जो वो नवंबर, ये वो डेट्स हैं इनके राउंड अबाउट जो आपको फैसले होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2023 राउंड अबाउट 31 मार्च, तो ये वो कुछ डेट्स हैं। इस दौरान जो वो आपको एक्सआरपी के हवाले से एक वाज़ेह फैसला जो नज़र आता हुआ जो नज़र आ जाएगा। 15 नवंबर तक भी जो वो एक वाज़ेह फैसला जो है आप एक्सआरपी के हवाले से देख सकेंगे। ऑल्दो कि अगर नहीं होता तो 31 मार्च को जो है वो आपको एक्सआरपी के हवाले से एक डिटेल जो है वो जजमेंट जो है वो कोर्ट जो है वो पेश कर देगा, जिसके बाद आपको एक्सआरपी जो है वो ज़ाहिर सी बात है अगर एक्सआरपी के हक में हुई तो एक्सआरपी की प्राइस आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई नज़र आएगी, ऑल्दो कि उससे पहले ही चली जाएगी। जब ये फैसला आएगा तो प्राइस जो है तब उस टाइम जो है वो करेक्शन कर रही होगी। और अगर इसके अगेंस्ट होता है, एक्सआरपी केस हार जाता है, तो रिपल फाउंडेशन जो है वो यूएसए को लेफ्ट करने की उन्होंने बात की थी। ऑल्दो कि सच है या नहीं है तो केस आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिर जो है वो एक्सआरपी आपको उस तरीके से शायद परफॉर्म करता हुआ ना नज़र आ सके। ऑल्दो कि फिर एक्सआरपी शायद कोई डिफरेंट अपॉर्चुनिटी या रिपल जो है वो कोई डिफरेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढे एक्सआरपी के लिए, तब जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी या जब वो समझ लीजिए प्रपोजल आएगा, उसी के वक्त ही जो है वो एक्सआरपी के हवाले से कोई डिटेल चीज़ जो है वो कही जा सकती है। इस वक्त ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो एप्लीकेबल होंगी एक्सआरपी के ऊपर। ऑल्दो कि अगर आप चाहते हैं इन अपडेट्स को कैसे देख रहे हैं, तो जेम्स के फिलान है, ये इनका जो है वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ये यूज़र नेम है, ये इनकी पिन ट्वीट है, ये ऑफिशियल जजमेंट, ये ऑफिशियल जो है वो इनकी कोर्ट का जो है वो यूएस कोर्ट का ये पेपर है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको तमाम डेट्स जो है वो मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट देखें तो आपको एफओएमसी की जो मिनट्स हैं वो रिलीज आउट होते हुए नजर आते हैं 26-27 जुलाई के 17 अगस्त को। ऑल्दो कि इसका इम्पैक्ट जो मार्केट में आपको करेक्शन करती हुई नजर आएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा वो फेड की जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी उसी में जो आपको नजर आएगा, जो कि एक मेजर इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा। अब ज़रा देख लें कुछ इस सिचुएशन में, पहले यहाँ से मैं आपके साथ जो ओवरऑल चीज़ों को जो शुरू करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप S&P 500 इंडेक्स को देखें तो कुछ इस तरह की S&P 500 इंडेक्स की जो है वो आज के दिन की आपको परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आती है। राउंड अबाउट अगर आप देखें तो 17 अगस्त कुछ इस पोजीशन से जो है S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग होती है और इस चैनल में जो है वो क्लोज होती है। ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो S&P 500 इंडेक्स रहा। साथ में अगर आप नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक की भी जो है वो कुछ ये सिचुएशन जो है वो आपको नज़र आती है। डॉ जोन्स को देखें तो वो आपको डॉ जोन्स जो है वो इस पोजीशन में नज़र आता है। अब इसको हीट मैप में देख लें तो पिक्चर जो आपको क्लियर होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी में जो अच्छा खासा लॉस होता हुआ नज़र आता है। ऑल्दो कंज्यूमर साइकिल वगैरह में जो आपको परफॉर्मेंस नज़र आती है, लेकिन ये वो कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें जो आपको अच्छा खासा जो है वो सेलिंग प्रेशर नज़र आता है। उसका इम्पैक्ट जो आपको वर्ल्ड क्रिप्टो की मार्केट में जो वो नज़र आता है। इसी के साथ अगर आप देख लें तो आपको डॉज वन डे टाइम फ्रेम में परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। बाकी कुछ कॉइन्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कॉइन जो है वो आपको जो करेक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। अगर आप डरबिट की इंपॉर्टेंट एक्सपायरीज को देख लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है 17 अगस्त की। यहाँ पर अगर आप आके देख सकते हैं 13 सितंबर, 26 अगस्त की, 30 दिसंबर, 28 अक्टूबर, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपायरीज हैं। अगर आप रिसेंट एक्सपायरी देखें तो 24,000 तक जो आपको बीटीसी नज़र आएगा। ऑल्दो कि आप इथेरियम की एक्सपायरी भी देख सकते हैं। फ्यूचर इंडिसेस को अगर करंट पोजीशन में देखें तो जो यूएस स्टॉक को करंट पोजीशन में देखें तो आपको पॉजिटिव नज़र आते हैं। ऑल्दो कि हीट मैप में आप समझ चुके होंगे कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। फ्यूचर इंडिसेस को देखें तो फ्यूचर इंडिसेस जो है आपको परफॉर्म करते हुए जो है वो आज के इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। और अगर आप मेजर इंडिसेस देखें तो आपको जो है वो ज़ाहिर सी बात है नैस्डैक स्मॉल कैप 2000, S&P 500, VIX जो है वो आपको नेगेटिव में नज़र आते हैं। ऑल्दो S&P 500 इंडेक्स आपको +8 पॉइंट के साथ और डॉ जोन्स जो है वो परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आता है। हीट मैप से जो है वो वर्ल्ड फाइनेंशियल हीट मैप जो होता है, यहाँ से जो आप एक अच्छी जो है वो सिचुएशन जो है वो गैस आउट कर सकते हो कि ओवरऑल आज के दिन हुआ क्या है, जिसका इम्पैक्ट जो आपको क्रिप्टो मार्केट में भी नज़र आया है। बिटकॉइन को लार्जर टाइम फ्रेम में देख लें तो कुछ ये सिचुएशन जो है वो आपको नज़र आती है बिटकॉइन की। ऑल्दो कि बिटकॉइन इसी ट्रेंड लाइन को जो फॉलो अप कर रहा है पिछले तकरीबन, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें तो राउंड अबाउट 2 महीने हो चुके हैं तकरीबन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट भी करता है, तो इसी रीजन से जो बार-बार जो रिजेक्शन जो बिटकॉइन को देखने को मिल रही है। ऑल्दो कि 244 मूविंग एवरेज से भी यहाँ से जो है एक बाउंस बैक लिया था, 2 दफ़ा टेस्ट कर चुका है। 88 मूविंग एवरेज को भी इस वक्त जो टेस्ट आउट कर रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को 2 दफ़ा जो वो टेस्ट आउट कर चुका है, लेकिन स्टिल जो है वो इस रेंज को ब्रेक आउट करने में जो है वो बिटकॉइन नाकाम रहा है। और अगर आप देखें लार्जर टाइम फ्रेम में
तो लार्जर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की कुछ ये सिचुएशन जो नज़र आती है। 200 मूविंग एवरेज को ऑल्दो के क्रॉस तो किया, लेकिन 200 मूविंग एवरेज में स्टिल जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये स्ट्रगल जो है वो तकरीबन 5 हफ्तों से जो वो बिटकॉइन की चल रही है कि तकरीबन जो है वो 5 हफ्ते हो गए हैं कि बिटकॉइन की पूरी कोशिश है कि 200 मूविंग एवरेज को एक क्रॉस करके जो है एक अच्छी कैंडल जो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर बनाए, जिसकी विग जो है वो 200 मूविंग एवरेज को जो टच ना करती। ऑल्दो कि काफ़ी सारी उम्मीदें थी लोगों को इस कैंडल से, लेकिन बिटकॉइन जो है वो का इतना ज़्यादा बेरिश फैक्टर नज़र आने के बाद जो है वो लोगों ने वो उम्मीदें इस वक्त जो है वो छोड़ दी हैं। अगर आप टेंसोर चार्ट को देखें तो ऑल्दो के यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर प्रेडिक्ट किया था, फिर दोबारा से जो सेलिंग प्रेशर प्रेडिक्ट कर रहा है, और यही सिचुएशन जो है वो आपको चलती हुई नज़र आ रही है काफ़ी टाइम से। स्टिल अगर आप देखें तो बिटकॉइन की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है आपको 22,900 22,500 पे जो नज़र आ सकती है। रेजिस्टेंस देखें तो 24,600 और जो 25,200। ऑल्दो कैसा होता है या नहीं होता, ये जब टेस्ट करेगी उसी के बाद ही जो पता लगेगा, और ये भी करेक्ट हो जाएगा कि टेंसोर चार्ट क्या हमारी मदद करता है, ये ऑर्डर बुक हमारी मदद करते हैं किसी किस्म के रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मेंशन करने में या नहीं। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।